स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जगत क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 11th 12th से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, अंदर उतरने के लिए या सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका बेसिक जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बेसिक पे सबसे पहले चलते हैं कि सिंथेसिस क्या होता है, फिर आगे हम सीखेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, क्लॉज के बारे में, सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की कि द मीन ऑफ सिंथेसिस इज दैट द मीन ऑफ synthesis is that the combination of two or more than two sentences in one sentence मतलब सिंथेसिस का मतलब सीधा सीधा यह है कि दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को एक सेंटेंस यानी कि एक वाक्य में जोड़ना ही सिंथेसिस कहलाता है। सिंथेसिस क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक वाक्यों को एक वाक्य में जोड़ देना, वो कहलाता है सिंथेसिस। ठीक है, और ये सिंथेसिस तीन प्रकार से हम बना सकते हैं। दिस सेंटेंस में बी अ सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, सिंथेसिस को तीन तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले हम एक सिंपल सेंटेंस, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये तीन तरीके होते हैं सिंथेसिस बनाने के। तो एग्जांपल्स को हम थोड़ा देख लेते हैं। स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा, ही वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताजमहल, कि वह आगरा गया और वह ताजमहल देखना चाहता था। दोनों सेंटेंस आपको दिख रहे हैं। अब इसको एक में मिलाना है। ठीक है, तो कैसे मिलाएंगे? अर्थ भी ना बदले और एक में मिल भी जाए। ठीक है, तो ही वेंट टू आगरा, सेम टू सेम लिया, फिर टू सी द ताजमहल से हमने उसे जोड़ दिया। He went to Agra, he wanted to see the ताजमहल को he went to Agra to see the ताजमहल। ठीक है, कि वह आगरा ताजमहल देखने गया। ठीक, ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन और एक एग्जांपल। अब आगे बात करेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में। फर्स्ट वी विल हैव टू नो दैट व्हाट इज फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए, सबसे पहले हमको ये जान लेना होगा कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, क्योंकि बिना फाइनाइट वर्ब के, बिना नॉन फाइनाइट वर्ब के हम इस चैप्टर में उतर ही नहीं सकते। ठीक है, इस चैप्टर को हम सीख नहीं सकते, इतना सा भी नहीं सीख सकते। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फाइनाइट वर्ब जानना और नॉन फाइनाइट वर्ब जानना, और साथ में सीखते भी रहिए। ठीक है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फाइनाइट वर्ब क्या होती है कि अ वर्ब दैट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, टेंसेस, नंबर, पर्सन इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। ऐसी वर्ब जो सेंटेंस के बदलने से, सब्जेक्ट के बदलने से, पर्सन के बदलने से, है ना, नंबर के बदलने से जो बदल जाए, उसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अभी एग्जांपल से हम लोग समझेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। जस्ट इसका उल्टा अगर कर दें कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, आप स्क्रीन पर देखते रहिएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब, a verb that does not change according to subject, tense, number and person is called non-finite verb। सीधी सी बात है कि ऐसी क्रिया, ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट, टेंस, नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं बदलती, या कि समझ ले कि बदलने से नहीं बदलती, वो होती है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। आपको सामने एक एग्जाम्पल स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है ही गोज टू बाय अ बुक, ही गोज टू बाय अ बुक। दूसरा एग्जाम्पल देख लेंगे साथ में, तब इसको हम डिफाइन करेंगे। दे गो टू बाय अ बुक। अब दोनों क्या है? हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैं। कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक में सिंगुलर नंबर में यस ईएस लगा हुआ है, गोज आया हुआ है, ही गोज टू बाय अ बुक। दूसरा उसका प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, दे गो टू बाय अ बुक, सिंगुलर में गोज और प्लूरल में गो। तो आपने क्या देखा? सिंगुलर और प्लूरल ये क्या होते हैं? नंबर होते हैं। नंबर, सिंगुलर प्लूरल नंबर होने की वजह से गोज गो हो गई, मतलब गो बदल गई, है ना। और नीचे वाला देखेंगे ही वेंट टू बाय अ बुक, इसमें क्या हुआ?
कि पास्ट इंडेफिनिट आ गया, गो को हम लोगों ने वेंट कर दिया, गो को हमने वेंट कर दिया, मतलब ये टेंस के बदलने से बदल गई, अभी नंबर के बदलने से बदल गई थी, गो जैसे गो हो गई, फिर यहाँ इस वाले वाक्य में वेंट हो गई, मतलब गो बदल रही है ना। लास्ट में फिर देखिए गॉन हो गई, लास्ट के एग्जांपल में ही हैज गॉन टू बाय अ बुक। तो आपने क्या देखा कि गोज जो है वो बदल रही है और टू बाय जो उसके पीछे लगी हुई है वो नहीं बदल रही है। वो चाहे सिंगुलर नंबर हो, चाहे प्लूरल नंबर हो, चाहे टेंस कोई सा भी हो, तो सीधी सी बात आप इतना जान लीजिए कि सेंटेंस में आई हुई वर्ब यदि नंबर, टेंस और पर्सन के अनुसार बदल रही है तो वो फाइनाइट वर्ब है, अगर नहीं बदल रही है तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब अक्सर कैसे बनी होती हैं बताइए। देखिए, या तो इन्फिनिटिव टू लगा करके हम नॉन फाइनाइट बना देते हैं, ये अभी हम सीखेंगे, या तो जीरेंट से बना देते हैं, या तो पार्टिसिपल से बना देते हैं। इनसे हम लोग क्या करते हैं, फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब में बदल देते हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं कि जहां पर लिखा हुआ नोट, मतलब हियर गो इज फाइनाइट वर्ब बिकॉज गो हैज बीन चेंज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर, सब्जेक्ट और पर्सन। क्यों? क्योंकि गो बार बार चेंज हो रही, जैसा मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद बट हियर नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, टू बाय इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब बिकॉज टू बाय हैज नॉट बीन चेंज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर, सब्जेक्ट और पर्सन। तो आपने क्या देखा कि गो जो है वो बदल रही है, नंबर और टेंस के अनुसार, पर्सन के अनुसार बदल रही थी, लेकिन जो टू बाई है वो नहीं बदल रही है। तो यही डिफरेंस होता है कि जो वर्ब नंबर, टेंसेस, पर्सन्स के अनुसार बदलती रहती है वो आपकी होती है फाइनाइट, और जो नहीं बदलती है वो होती है नॉन फाइनाइट। ठीक है, अब हम आगे सीखेंगे कि फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट में कैसे बदलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं, अगर आपने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट सीख लिया तो आगे आने वाला चैप्टर आपके लिए एकदम इजी हो जाने वाला है। बहुत सारे कमेंट आते हैं, बच्चे क्या कहते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया, आपने जो बताया वो एकदम इजी लगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप समझिएगा, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अगर बेसिक नहीं सीखा तो आप रोएंगे बैठ के, बना नहीं सकते। ये 2 से 3 महीने का कोर्स है, अगर स्कूल में अच्छे से पढ़ाएं बच्चों को तो 2 से 3 महीने लगते हैं बढ़िया से पढ़ाने में। मैं भी पढ़ाता हूं, लेकिन आपको कम शब्दों में मैं बहुत ही ज्यादा जानकारी दे रहा हूं, तो इसलिए वीडियो समझ में ना आए तो 2 से 3 बार वीडियो रिपीट करके जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हमारा आपसे यही कहना है कि सबसे पहले आप फाइनाइट और नॉन फाइनाइट आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर बात हमारी समझ में नहीं आई है तो हमारी इस वीडियो को थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, पीछे ले जाइए और फिर उसको समझिए कि फाइनाइट क्या है क्या नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं कि फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब में कैसे बदलते हैं, कि वी विल हैव टू लर्न दैट हाउ अ फाइनाइट वर्ब चेंज इनटू नॉन फाइनाइट वर्ब। मतलब हुआ कि अब हम सीखने जा रहे हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है पॉइंट। सबसे पहले आपको मिलेगा यूजिंग ऑफ इन्फिनिटिव। सबसे देखिए लिखा हुआ है ऊपर यूजिंग ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को टू जो होता है ना, जो आप अक्सर पढ़ते रहते हैं, टू गो या टू लर्न ऐसे करके, तो जो वर्ब के पहले जो टू लगा होता है ना, वही होता है इन्फिनिटिव टू। ये वर्ब के पहले आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले लग करके बनता है, और इसका मतलब आप सामने देख सकते हैं, स्क्रीन पे जरूर ध्यान बनाए रखिएगा। इसका मतलब होता है नानी ने। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखा है आई लाइक टू प्ले, मुझे खेलना पसंद है, तो जिसके साथ टू लग जाए उसका हिंदी में मतलब हो जाता है नानी ने। जैसे आई लाइक मुझे पसंद है, टू प्ले खेलना, मुझे खेलना पसंद है। तो आप इसमें क्या देख पा रहे हैं कि एक फाइनाइट वर्ब है लाइक और एक नॉन फाइनाइट वर्ब है टू प्ले, क्योंकि वो टू के साथ लिखी हुई है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट। दूसरा एग्जांपल देखेंगे यूज ऑफ जिरंड की हेल्प से। यूज ऑफ जिरंड की हेल्प से कैसे बनाते हैं, टू तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आता है,
लेकिन जिरेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जुड़ता है पीछे, ठीक है, उसका भी मतलब यहां पर नानी ने होता है, ठीक है। जैसे आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक टू प्ले का भी वही मतलब है जो आई लाइक प्लेइंग का मतलब है कि मुझे खेलना पसंद है, ना नी ने, मुझे खेलना पसंद है। तो इंफिनिटिव से नॉन फाइनाइट बनाया, जिरेंट आईएनजी लगा करके वर्ब में आपका बना दिया नॉन फाइनाइट। अब देखेंगे पार्टिसिपल का यूज करके हम लोग नॉन फाइनाइट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो 3 आपके पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाया जाता है, जैसे आपने देखा जिरेंट में वही रूल होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी, कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगा दें तो वो हो जाता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आप ये क्वेश्चन उठाएंगे हमसे कि सर ये बता दीजिए हमें कि अभी आपने कहा था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दे तो हमारा बन जाता है जिरेंट, और सर अभी आप कह रहे हैं कि उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दे तो बन जाता है आपका ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ना, ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में जो वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगा करके सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। वहां पर इसका जो अर्थ है वो नानी ने से नहीं होता है, वहां पर इसका अर्थ होता है कर या करके, ठीक है। वहां पर क्या होता है, फाइनाइट वर्ब के बाद जो वर्ब आती है ना आईएनजी लग करके, वहां पर वो बन जाती है नॉन फाइनाइट जिरेंट की हेल्प से। लेकिन इसमें पार्टिसिपल में वर्ब पहले आएगी, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल में देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है आई सा अ टाइगर, आई सा अ टाइगर, आई नहीं है सॉरी, ही सा अ टाइगर, ही रैन अवे। सेंटेंस में आई भी हो जाए, यू हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब क्या होता है आप समझिएगा कि ही सा टाइगर, उसने शेर देखा, ठीक है। ही रैन अवे, वह भाग गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि शेर देखकर वह भाग गई, शेर देख करके, शेर देख करके वह भाग गई। तो देखने की यहाँ पे जो सा लिखी हुई है सेकेंड फॉर्म, इसको आप फर्स्ट फॉर्म में बनाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए। सा की फर्स्ट फॉर्म होती है सी, और सी में आईएनजी लगा देंगे तो वो बन जाएगी सीइंग, ठीक है। सब्जेक्ट हट जाएगा क्योंकि सेम सब्जेक्ट आपको आगे देखने को मिल रहा है कॉमा के बाद, ठीक है। अगर यहाँ आगे वाले सेंटेंस में नाउन होता राम सा अ टाइगर, ही रैन अवे, तो राम को वहां जो ही है ही रिप्लेस करके राम को डाल देते, तब सेंटेंस सही हो जाता। यहाँ पर हम बनाना नहीं सीख रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कंपाउंड कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैं आपको इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फाइनाइट को नॉन फाइनाइट कैसे बनाते हैं, बाकी आगे हम आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो सा को सिंग कर दिया, बन गई आपकी नॉन फाइनाइट। अगले सेंटेंस में आप देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल से नॉन फाइनाइट कैसे बनाते हैं। तो 2 सेंटेंस आपके लिखे हुए हैं, आई हैव अ टॉय, द टॉय वाज ब्रोकन, मेरे पास एक खिलौना है वह टूटा हुआ था। यहाँ पर ही द टॉय वाज जो ब्रोकन है, खिलौना टूटा हुआ था, या यहाँ पर इज का यूज भी कर सकते हैं, सेंटेंस को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, आई हैव अ ब्रोकन टॉय, तो जो ब्रोकन है टॉय कैसा है उसकी विशेषता बताई जा रही है, खिलौना कैसा था, टूटा हुआ था, ठीक है। वहां पर वो है तो थर्ड फॉर्म, लेकिन थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए वो इस्तेमाल किया गया जस्ट उसके पहले लिख देंगे। तो ब्रोकन, वहां पर द टॉय वाज ब्रोकन, वहां पर वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। लेकिन वही हम टॉय से पहले लगा रहे हैं क्योंकि वो ब्रोकन क्या है, टॉय है। तो टॉय से पहले जब आप लगा लेते हो तो क्या बन जाता है, मतलब किसी भी नाउन के अगर आगे आप लगा लेते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, क्योंकि एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन की विशेषता बताता है कि टॉय टॉय कैसा था, टूटा हुआ था। तो वहां पर इसका मतलब हो जाता है हुआ, हुए, हुई, इस तरह से सेंस निकलता है, ठीक है। तो ब्रोकन को मैंने यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल बना दिया। लेकिन एक और पास्ट हो गया आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, सेंटेंस की स्टार्टिंग में जिसमें कार्य पहले समाप्त हो जाता है उसका सब्जेक्ट वहां से हटा देते हैं, क्योंकि पीछे के सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका दिया होता है, वहां पर हैविंग से स्टार्ट करते हैं। जब कभी हैविंग लग करके सेंटेंस की स्टार्टिंग हो तो समझ जाइएगा कि वो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल से बना हुआ है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से जब बना है तो वो हो जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। वहां पर आपकी जो रीच्ड लिखी हुई है वो सेकंड फॉर्म के तौर पर है, लेकिन यहां पर जब मैंने हैविंग लगा दिया और हैविंग के बाद रीच्ड लिखा, चूंकि इस वक्त ये सेकंड से थर्ड फॉर्म हो गई क्योंकि उसकी सेम होती है, रीच्ड की रीच्ड, थर्ड फॉर्म,
लेकिन हैविंग लग गया तो आप इसको कह सकते हैं कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, मतलब ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब। तो हैविंग के साथ अगर दिख जाए वो तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, कोई आपको थर्ड फॉर्म किसी नाउन के पहले दिख जाए तो वहां पर वो थर्ड फॉर्म ना होकर के, मतलब होती थर्ड फॉर्म है लेकिन चूंकि वो नाउन की विशेषता के रूप में वहां पर इस्तेमाल होता है तो वहां पर वो हो जाता है पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन अगर किसी वर्ब में आईएनजी लगा हुआ मिल जाए सेंटेंस के स्टार्टिंग में या फिर फाइनाइट वर्ब के बाद वाली वर्ब में अगर आईएनजी लगा हुआ मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो ये थे तरीके फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब में बदलना। आइए आगे देखते हैं। आगे आप सीखेंगे कि क्लॉज क्या होता है। आगे आप सीखेंगे क्लॉज क्या होता है। ठीक है, कि वी विल हैव टू लर्न अबाउट क्लॉज, यानी कि अब हम सीखेंगे, हमें सीखना है कि क्लॉज होता क्या है। ठीक है, क्लॉज क्या होता है, बहुत ही गौर से सुनिएगा क्लॉज क्या होता है और सारे बच्चे इस बात को ध्यान देंगे क्योंकि ये वीडियो नहीं है, ये वीडियो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने आप में रखता है, इसलिए इसको केयरफुली सुनना है और समझ में ना है तो वीडियो को वापस बैक करके जरूर सुनिएगा। ठीक है, क्लॉज की बात करते हैं। सबसे पहले क्लॉज तो कई प्रकार के अभी आगे आपको बताएंगे, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, लेकिन सबसे पहले हम क्लॉज की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्लॉज क्या होता है, ऐसे सेंटेंसेस, मतलब अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस का पार्ट होता है। ठीक है, इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। ठीक, इसके पास एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो, कम से कम एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो, मतलब बदलने वाली वर्ब। आपको अब जरूरत पड़ेगी सर फाइनाइट वर्ब, मतलब अभी पीछे मैं बता चुका फाइनाइट वर्ब क्या होती है, वहां जाकर समझ लीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब जिस सेंटेंस में होती है उसे हम लोग कहते हैं क्लॉज। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इट में भी इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, इसे हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों कह सकते हैं। क्लॉज दो प्रकार के, जैसे कि एक वो दूसरे पर आश्रित हो सकता है और स्वतंत्र भी हो सकता है। तो क्लॉज दो प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज। सेंटेंस जरा देखिए, ही रीड्स, आपने क्या देखा इस सेंटेंस में, ही एक सब्जेक्ट के तौर पर है और रीड्स क्रिया का काम कर रही है। ही सब्जेक्ट के तौर पर है और रीड्स क्रिया का काम कर रही है। तो एक आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई रीड्स और ही हो गया आपका सब्जेक्ट, तो ये आपका क्लॉज हुआ। ही रीड्स द बुक, ये भी आपका क्लॉज ही है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट बेशक है लेकिन यहां पर आपको ही और रीड्स मिल रहा है, मतलब एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, ये आपका हो गया क्लॉज। ठीक है, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्लॉज। क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। 2 प्रकार के आप कह सकते हैं क्लॉज होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। ऐसे तो सीधी सी ऐसी बात जान ले कि डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये क्लॉज 2 प्रकार के हुए, लेकिन हम इसको 3 प्रकार के क्यों बता रहे हैं, बोलिए, मैं 3 प्रकार का क्लॉज क्यों बता रहा हूं, इसको आप समझिएगा। देखिए सीधी सी बात, आप मेन तो 2 ही होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, लेकिन ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को आगे समझना है तो इस तरह से समझिए। 3 प्रकार वो कौन से हैं, तो पहला है प्रिंसिपल क्लॉज। कौन होता है, पहला है प्रिंसिपल क्लॉज, डिफिनेशन जान लेते हैं। इट गिव्स कंप्लीट सेंस, ये कंप्लीट सेंस देता है, अपने आप में पूरा मीनिंग निकाल कर देगा, किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं होगा, यानी कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्लॉज, ये किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता है, इसीलिए इसको प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। तो ये सीधी सी बात मान लीजिए कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, सीधी सी बात, क्योंकि वो भी डिपेंड नहीं होता है और ये भी किसी पर डिपेंड नहीं होता है, पूरा अर्थ निकाल कर देता है। ठीक है, इसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। जैसे ही रीड्स अ बुक, वह एक पुस्तक पढ़ता है, तो सीधी सी बात पूरा अर्थ निकल रहा है, तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्लॉज कह लो चाहे इंडिपेंडेंट क्लॉज कह लो, क्योंकि यही एग्जांपल मैं आपको ऊपर दे चुका हूं। ठीक है, अब दूसरा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, दूसरा कौन सा क्लॉज होता है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, दूसरा क्लॉज। ठीक है, वैसे तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट था, तो कोऑर्डिनेटिंग जो क्लॉज होता है इसमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि सेंस कंप्लीट ये भी देता है। देखिए प्रिंसिपल क्लॉज में और कोऑर्डिनेट क्लॉज में डिफरेंस क्या है, उसमें भी सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब, इसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब, वो भी कंप्लीट सेंस देता है, और कोऑर्डिनेट
जो क्लॉज होता है वो भी पूरा पूरा सेंस देता है। अब जब सर आप हमसे बोलेंगे सर जब दोनों कंप्लीट सेंस देते हैं तो वो प्रिंसिपल और ये कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है? सीधी सी बात है, सवाल उठता है ना कि जब दोनों में सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब और दोनों कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, फिर एक का नाम प्रिंसिपल क्यों रखा आपने और एक का नाम आपने कोऑर्डिनेट क्लॉज क्यों रखा? जाहिर सी बातें सवाल उठाएंगे हमसे। ठीक है, तो मैं ये आपकी जानकारी लेके बता दूं कि जिस क्लॉज के साथ समझ ले एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अगर लगा हुआ है, प्रिंसिपल क्लॉज को ही चलो थोड़ी देर के लिए मान ले, प्रिंसिपल क्लॉज के पहले अगर एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा देते हैं, फिर वहां से उसको अगर हम पढ़ें तो वही प्रिंसिपल क्लॉज हमारा बन जाता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो दो हो गए, एक प्रिंसिपल क्लॉज, उसी में अगर कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा दे तो वो हमारा पूरा क्या बन गया? कोऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़ने की वजह से वो बन गया कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये दूसरा हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जरा समझेंगे। आइए एग्जाम्पल में देखेंगे, लिखा हुआ है अरविंद केम, और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। देखिए अगर आप बोर हो रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, चाय वाय पी लीजिएगा, आराम से फिर वीडियो देखिएगा, लेकिन वीडियो को बार बार रिमाइंड करके देखना और पूरा देखना, स्किप मत करिएगा। अगर एक बार समझ में आ गया तो गारंटी मैं लेता हूं कि कभी आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। अरविंद केम, देखिए अरविंद एक सब्जेक्ट, केम एक फाइनाइट वर्ब, तो बन गया प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा कॉमा लगा दिया, कॉमा के बाद क्या लिखा हुआ है कि एंड मीरा वेंट, अरविंद केम, अरविंद आया और मीरा चली गई। तो मीरा चली गई के साथ क्या लिखा है? और मीरा चली गई, एंड मीरा वेंट। तो एंड क्या है? एंड एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, अगर कोऑर्डिनेट कंजक्शन लग जाए तो वो बन जाता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब अगर यही हम एंड हटा दें, और लिखे मीरा वेंट, भाई अरविंद केम मीरा वेंट दोनों अपने आप में डिपेंडेंट क्लॉज है, अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो दोनों आपके प्रिंसिपल क्लॉज हो गए। लेकिन एक आपका रहा प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरे में मैंने कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा दिया एंड, तो वो बन गया कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, बहुत ही बारीकी से समझिएगा। सेम इसी तरह से आगे हम देखेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। वैसे मैंने आपको बताया दो होते हैं, लेकिन इस तरह आप देखेंगे तो तीन हो जाएंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज, इट डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस। कोऑर्डिनेट क्लॉज का ये उल्टा, कि वो क्या था? कंप्लीट सेंस देता था, और ये कंप्लीट सेंस आपका नहीं देता है। ठीक है, एंड डिपेंड ऑन अदर क्लॉज, और ये किस पर डिपेंड होता है? किसी अदर क्लॉज पर अगर डिपेंड रहता है तो सीधी सी बात है वो हमारा कौन सा क्लॉज हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया। ठीक है, इट कनेक्ट्स विद सबऑर्डिनेट कंजक्शन। बहुत ही सिंपल है, जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा होता है, इसीलिए उसका नाम पड़ता है भाई। इसी तरह से अगर कोई क्लॉज है, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज में ही अगर हम एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा दें, कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगाने से कोऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगाने से सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा। समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगाने से वो कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाता है, पहले वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है। ठीक है, आ गया समझ में? उम्मीद करता हूं आ गया होगा समझ में। एग्जाम्पल जरा देखें कि इफ अरविंद कम्स, यदि अरविंद आता, वी विल रीड द बुक। यदि अरविंद आता तो वी विल रीड द बुक। यदि अरविंद आएगा तो हम किताब पढ़ेंगे। यदि अरविंद आता, यदि लग गया, यदि हिंदी में आप समझिएगा, यदि अरविंद आता या यदि अरविंद आएगा, और इतना कहकर छोड़ दे तो तुमको क्या नहीं लग रहा है कि इफ अरविंद कम्स, अगर अरविंद आएगा या अगर अरविंद आता, तो क्या कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ छूट रहा है, ये अधूरा सेंटेंस लग रहा है। तो सबऑर्डिनेट का काम ही यही है, अगर सबऑर्डिनेट कंजक्शन लग जाए किसी सेंटेंस के साथ तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाता है, मतलब वो अधूरा सेंस देता है और ऐसा लगता है कि वो किसी वाक्य पर अभी निर्भर है। ठीक है, कि यदि अरविंद आएगा तो हम पुस्तक पढ़ेंगे। अब पूरा हुआ ना, तो हम पुस्तक पढ़ेंगे। अगर इसको अलग बोला जाए, हम पुस्तक पढ़ेंगे, ये क्या हुआ? प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज पूरा अर्थ दे रहा है। इफ अरविंद कम्स,
यदि अरविंद आएगा, अलग बोलेंगे तो आता है, दोनों को साथ में लेंगे तो यदि आएगा। तो सीधी सी बात है कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगने से उसका मीनिंग अधूरा हो जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन अगर प्रिंसिपल क्लॉज के साथ लग जाए तो वो बन जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और अगर प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेट कंजक्शन वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन लग जाए तो वो बन जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल क्लॉज समझ लीजिए, उसके साथ कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगाइए तो कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगाइए सबऑर्डिनेट क्लॉज, सो सिंपल। ठीक है, और इसको समझने के लिए आपको एग्जांपल्स लर्न करना पड़ेगा। भाई जब आपको ये याद होगा कि कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन होते हैं, उनको पहचान नहीं पाओगे तो कैसे सेंटेंस पहचानोगे कि सर ये आपका जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है या कोऑर्डिनेट क्लॉज है, कैसे जानोगे? उसके लिए तुमको एग्जांपल्स समझना पड़ेगा। तो आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कोऑर्डिनेट कंजक्शन के एग्जांपल्स और सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के एग्जांपल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसको याद कर लीजिए बेटा। ये वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो यहां तक कहो तो हम यहां तक वीडियो खत्म कर दें अगर आपको ये बोरिंग लग रहा है। ठीक है, अगर ज्यादा हो रहा है तो इतना आपने इस वीडियो में जाना। लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है गाइस, इतना और जान लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को ऑफ करेंगे, फिर एक्सरसाइज करना चालू करेंगे। इस सिंथेसिस चैप्टर में आपको 3 तरह से कंबाइन करना है सेंटेंस को, अलग सेंटेंस मतलब सेपरेट सेंटेंसेस को कंबाइन अगर करना है तो वो 3 तरीके होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस के रूप में, एक कंपाउंड सेंटेंस के रूप में और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में। ठीक है, तो बनाने से पहले ये जान लेते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। कि सच सेंटेंस इन विच ओनली वन फाइनाइट वर्ब इज फाउंड इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। यदि किसी सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब पाई जाए तो समझ लीजिएगा कि वो सिंपल सेंटेंस है। 2 फाइनाइट वर्ब नहीं, एक फाइनाइट वर्ब, बाकी नॉन फाइनाइट 2 3 4 कितनी भी हो सकती हैं। कि द नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब विल नॉट बी मोर देन 1 इन एनी केस। किसी भी हालत में फाइनाइट वर्ब एक से ज्यादा ना होने पाए। ठीक है, फिर नॉन फाइनाइट वर्ब कैन बी 1, नन और मोर देन 1। एक या एक भी नहीं या एक से ज्यादा अगर होती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फाइनाइट वर्ब एक हो, नॉन फाइनाइट 2 3 4 हो या एक भी ना हो, तब वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। अगर फाइनाइट वर्ब नहीं समझ में आ रहा हो फिर से जाइए, फाइनाइट वर्ब समझिए, फिर वापस वीडियो को यहां से स्टार्ट करिए देखना। दूसरा समझ लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। देखा, कंपाउंड सेंटेंस में आपको क्या जानना है कि दोज सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य इन विच जिसमें एट लास्ट 2 फाइनाइट वर्ब्स, ऐसे सेंटेंस जिसमें कम से कम 2 फाइनाइट वर्ब हों। कितनी फाइनाइट वर्ब हों? 2 फाइनाइट वर्ब अगर नहीं है तो वो कंपाउंड नहीं बन सकता और कॉम्प्लेक्स भी नहीं बन सकता। वो दोनों में डिफरेंस हम क्लियर करेंगे। एक फाइनाइट वर्ब हो सिंपल सेंटेंस, 2 फाइनाइट वर्ब हो, 2 फाइनाइट वर्ब हो, ठीक है, 2 फाइनाइट वर्ब हो तो क्या हुआ आपका, वो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कंपाउंड की। तो ऐसे सेंटेंसेस में एटलीस्ट 2 फाइनाइट वर्ब्स मीन 2 क्लॉज। 2 फाइनाइट वर्ब होंगी तो सीधी सी बात है 2 क्लॉज ही होंगे। अब उन 2 क्लॉजेस में क्या शर्त होती है कि एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो जो अपने में पूरा अर्थ देता हो, दूसरा जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हो, अर्थ वो भी पूरा देता है। मतलब कोऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज दोनों पूरा अर्थ देते हैं, लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज सादा रहता है और जो आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ आएगा, जैसे मैंने एग्जांपल एक ऊपर आपको दिया था। ठीक है, फिर द नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज इन सच सेंटेंसेस विल ऑलवेज बी 1। मतलब
कि ऐसे सेंटेंसेस में प्रिंसिपल क्लॉज एक ही रहना चाहिए। अगर प्रिंसिपल क्लॉज एक है मतलब फाइनाइट वर्ब एक है, ठीक है। अगर नॉन फाइनाइट एक से ज्यादा होंगी तो वो आपका वो कोऑर्डिनेट जो कंजक्शन से जुड़े हुए क्लॉज हैं वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, और या एक तो होना ही पड़ेगा। सिंपल में भले ही ना हो, लेकिन इसमें एक अनिवार्य है, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज, 1 2 3 कुछ भी, लेकिन एक कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल से आइए समझते हैं कि रवि केम एंड सुरेश वेंट। रवि आया और सुरेश गया, और लगा है, और एंड के पहले आपको कॉमा लगाना है, वो सॉरी हाँ एंड से पहले, और जो केम लिखा हुआ है वहां पर अगर कॉमा आपको नहीं दिख रहा हो तो वहां पर एक कॉमा लगा लीजिएगा कि रमेश केम एंड सुरेश वेंट। इससे क्या होगा, कॉमा लगने से आपका रवि केम अलग हो जाएगा और एंड सुरेश वेंट एक में हो जाएगा। तो क्या देखा आपने, सुरेश वेंट के साथ एंड लगा है। वैसे अगर एंड हटा दे बीच से तो क्या होगा, दोनों प्रिंसिपल क्लॉज बन गई, ठीक है। लेकिन रवि केम ये प्रिंसिपल क्लॉज है। दूसरा सुरेश वेंट के आगे एंड लगा है, तो एंड से जब शुरू हुआ पूरा तो वो बन गया कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो आपने क्या देखा कि एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है जो एंड से लगा हुआ है, बना हुआ है, एंड के साथ जुड़ा हुआ है, और एक है बिना एंड का मतलब बिना कंजक्शन का। तो एक हो गया प्रिंसिपल क्लॉज और एक हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बार बार देखिएगा, 2 से 3 बार देखिएगा, आ जाएगा। एक बार में थोड़ा आना मुश्किल है, समझ में कम आएगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं अगर 2 से 3 बार इसको रिमाइंड करके देख लिया तो आपको दूसरा वीडियो कभी भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑल अबाउट फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। अब एग्जाम्पल एक और देखते हैं कि इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है, और एक क्या है, 2 है। मैंने आपको क्या कहा था, प्रिंसिपल क्लॉज एक होना चाहिए कम से कम, एक से ज्यादा नहीं, लेकिन कोऑर्डिनेट क्लॉज एक हो सकते हैं, हो सकता है, या फिर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो रवि केम, रवि आया, कॉमा लगा लीजिएगा, तो एक हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि रवि केम सादा है, इसके साथ कोई कंजक्शन नहीं लगा हुआ है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। अब दूसरा देखिए क्या है, एंड सुरेश वेंट, और सुरेश गया, तो ये एक हो गया आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज, जो कि पहले एग्जांपल में समझाया, लेकिन उसमें एक था कोऑर्डिनेट क्लॉज, इसमें 2 है। दूसरा देखिए, बट महेश डिड नॉट गो, लेकिन महेश नहीं गया। रवि आया और सुरेश गया, लेकिन महेश नहीं गया, तो रवि आया सादा है प्रिंसिपल क्लॉज, और महेश गया के साथ और लगा है, वो आपका क्या हुआ, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से कोऑर्डिनेट क्लॉज। और लेकिन महेश नहीं गया के साथ लगा हुआ है लेकिन, तो लेकिन भी आपका क्या है, बट, जो आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसलिए वो कोऑर्डिनेट क्लॉज माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको कंपाउंड सेंटेंस भी अच्छे से आ गया होगा कि कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, कि जिसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज, चाहे एक से ज्यादा भी हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स भी कुछ इसी तरह का है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सेम टू सेम इसी तरह का, थोड़ा ध्यान देना है। इसमें जो हमने सारी बातें आपको कंपाउंड में बताई हैं, सेम टू सेम वही बातें इस पे लागू होती हैं, बस इसमें एक चीज बदल जाती है कि कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगे होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज लगे होते हैं। बाकी जितनी थ्योरी मैंने आपको कंपाउंड में बताई वो सारी की सारी थ्योरी कॉम्प्लेक्स में लागू होती है। कि 2 सेंटेंस, एक याद कर लीजिए दूसरा याद हो जाएगा, दोज सेंटेंसेस इन विच एट लीस्ट 2 फाइनाइट वर्ब मीन 2 क्लॉज, 1 प्रिंसिपल क्लॉज और 1 सबऑर्डिनेट क्लॉज। खाली इतना बदल दिया, वहां क्या था कोऑर्डिनेट क्लॉज, यहां पे कर दिया सबऑर्डिनेट क्लॉज। बाकी वही है कि आर गिवन, आर कॉल्ड complex sentence. The number of principal clause in such sentences will always be 1, while the number of subordinate clause may be 1 and more than 1. सेम टू सेम वही फार्मूला लग रहा है कि प्रिंसिपल क्लॉज एक रहेगी और सबऑर्डिनेट क्लॉज एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। जैसे कंपाउंड में कोऑर्डिनेट क्लॉज एक से ज्यादा हो सकती है, प्रिंसिपल क्लॉज एक होती है, उसी तरह कॉम्प्लेक्स में भी प्रिंसिपल क्लॉज एक होती है और सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होते हैं वो एक से ज्यादा हो सकती है। एग्जांपल से हम समझेंगे, रवि हैड गॉन, यहां पे कॉमा लगा लीजिएगा, रवि हैड गॉन, रवि जा चुका था, बिफोर सुरेश केम, सुरेश के आने से पहले। तो ये जो पहले शब्द है ये सुरेश केम के साथ लगा हुआ है बिफोर, तो वो क्या बना आपका, बिफोर चुकी है आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन, इसलिए ये कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। दूसरा एग्जांपल कि इफ राम कम्स, यदि राम आएगा,
आई विल गिव हिम अ बुक, मैं उसे किताब दूंगा। यदि राम आएगा तो मैं उसे एक किताब दूंगा। यदि राम आएगा, यदि राम आएगा मतलब क्या, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से बना हुआ है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। आई विल गिव हिम अ बुक, मैं उसे किताब दूंगा, ये अपने में पूरा सेंस दे रहा है कि मैं उसे एक किताब दूंगा, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज। आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, तो डोंट वरी। ठीक है, आपका कंजक्शन आगे लगकर भी आ सकता है और पीछे लगकर भी आ सकता है। दोस्तों, अगर ये हमारी दी हुई जानकारी आपको समझ में आई हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और लाइक भी करिएगा। ठीक है, अगर समझ में ना आई हो तो फिर से कहेंगे एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, फिर समझ में ना आए 3 बार देख लेना। लेकिन ये गारंटी देता हूं 3 बार आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 घंटे आपको लगेंगे। लेकिन ये 10 से 12 दिन की ये जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ क्लास में, इसमें 10 से 12 दिन लगभग लगेंगे ये समझाने में, तो वो आप 1.5 घंटे में सीख सकते हैं 3 बार रिवीजन करके। कॉपी पर इसको नोट भी करिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला होता रहे। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।